नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। और फिर से सफ़र अपना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ख़ास बातें हैं जिस पर आज हम अपने इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। और ख़ास बातें तो एक सबसे अहम बात ये कि भरतपुर में जिस तरीके से एक छोटा सा कम्युनल राइट उसको कह रहे हैं, छोटा सा कम्युनल राइट, लेकिन उस राइट में कम से कम 9 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 50 से 60 के करीब लोग उसमें ज़ख्मी हैं। हम इस पर बात करेंगे या फिर हम जिस तरीके से अफसरों पर शिकंजा कसने की बात की जा रही है, आज तमाम अखबारों में उस तरह की खबर है, उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं हम अपना ये सफ़र कहाँ से शुरू करते हैं। आपके लिए तो हम पूरी अंदर की खबर लेकर आएंगे। तो डॉक्टर मनीष, भरतपुर के पास जो हुआ है, आप देखिए किसी भी लीडिंग अखबार का जी ये मेन न्यूज़ नहीं है, छोटी सी खबर नीचे लगाई है कहीं, वो भी कभी कहीं किसी ने सेकंड पेज पे, किसी ने बहुत ही ईमानदारी का सबूत दिया तो वो फर्स्ट पेज पे लगा दिए, लेकिन नीचे बिल्कुल जी। तो ये जो है और 9 से 12 लोगों के मरने की खबर है। यही बात मैं 3-4 दिन से ये मैं बता रहा था जी कि दंगे जो हैं बेसिकली उसको बहुत ही अलग अलग चश्मे के तहत देखा जाता है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि अगर यही 12-13 लोगों की मौत गुजरात में हो गई होती तो आज क्या नज़ारा होता? बहुत बुरा हाल होता। पूरा मुल्क फिरकावाराना फसाद की आग में जल रहा होता, चारों तरफ हंगामे होते, आग लग चुकी होती। बस इतना ही। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है जिसे हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, 2-3 खबरें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक कि जो लड़के अब आईआईटी में जाएंगे 12वीं क्लास पास करके, है ना जी, तो उनके ऊपर जो खर्च सरकार करेगी उसको उस लड़के को वापस करना होगा। ये सरकार मिस्टर कपिल सिब्बल का नया कानून आने वाला है। हाँ बिल्कुल, आज मैं अखबार में कि पढ़ रही थी। जिससे भी जी कि आदमी आईआईटी जाता है तो सरकार को हर स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, जो रियल पैसा जो खर्च होता है, और जब उसकी नौकरी लगेगी, जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी वो फिर से वो पैसा वापस करेगा, किस्तों में पैसा वापस करना शुरू कर देगा। एक इस पे हम चर्चा करेंगे, मैं भी कुछ कहूंगी इसके ऊपर डॉक्टर। आखिरी में इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट मसला जो है, जैसा कि मैंने कल भी ब्लैक एंड वाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अमेरिका की कांग्रेशनल रिपोर्ट आई। तो कल जिस समय हम लोगों ने प्रोग्राम शुरुआत की थी तो गुजरात नंबर 1, गुजरात नंबर 1, नरेंद्र मोदी को पहले तो उन्होंने वीजा नहीं दी थी। नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी, वो बात नहीं कर रहा मैं, कि कल जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो उस समय आ रहा था कि गुजरात जो है वो नंबर 1 स्टेट है, नंबर 2 जो है वो बिहार है। हाँ। और इस तरीके से वो पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था। प्रोग्राम खत्म करके मैं नीचे गया वापस, तो दूसरी कहानी चल पड़ी कि प्रधानमंत्री, कांग्रेस रिपोर्ट ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और कांग्रेस से राहुल गांधी के उम्मीदवार। देखिए बहुत, और ये भी कि दोनों में ही 2014 में दोनों का ही मुकाबला होना है। खाली आपके हाथ में जो है, देखिए कितने बड़े बड़ा हेडलाइन, कौन बनेगा पीएम, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी, क्या अमेरिका की कांग्रेशनल रिपोर्ट जो है वो तय करेगी? कांग्रेशनल रिपोर्ट तय करेगी। वही मैं आपसे कहने वाली थी कि क्या ये कि देश की जनता जो है वो किस पार्टी को सरकार बनाने लायक समझेगी, उससे तय होगा। ये अलग डिबेट है। एक छोटा सा सवाल का जवाब बस मुझे दे दीजिए कि ये कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट जिस तरीके से अमेरिका की सामने आई है, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि ये रिपोर्ट किस बेस पर तैयार की जाती है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। मैं यही बात मैं कहने जा रहा था कि मीडिया जो हमारे देश में जो है ना, जैसे मैंने कहा, एक
जंगल में एक जानवर होता है जिसको हम लोग सियार कहते हैं, फॉक्स। एक वो हुआ करना स्टार्ट करता है, वो बाकी सब लोग जो है वो सारे चिल्लाने शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हालत यही है। एक ने लगाया ब्रेकिंग न्यूज, तो कल भी मैंने कहा था कि उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गुजरात जो है नंबर 1 है, और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं है, और ना ही वो रिपोर्ट इसलिए है कि हिंदुस्तान में राजनीति कैसे चल रही है। वो रिपोर्ट इंडो यूएस रिलेशन किस दिशा की ओर जाएगा और हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल है, और कांग्रेसमैन के जो वहाँ के जो सांसदों हैं वहाँ पे इसलिए उसको रखा जाता है कि ताकि व्हेन दे डिसाइड हिंदुस्तान के बारे में कोई चीज़, व्हेन दे डिसाइड अबाउट देयर रिलेशनशिप विद इंडिया, तो सांसदों को ये मालूम होना चाहिए कि ये है इंडिया। क्योंकि अब तक तो 13-14 सफ़े की वो रिपोर्ट तो शायद आपने पढ़ी है, तो उसमें तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है आपने। मैंने पूरा पढ़ा जी। तो वो उसमें क्या है, उसमें ये भी है कि इंडो यूएस रिलेशन कैसा है, हिंदुस्तान का रिलेशन जो है बाकी दूसरे देशों के साथ कैसा है, हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्या क्या समस्याएं हैं, और फेडरल सिस्टम है। तो सिमिलरली दे ऑल्सो रोट अबाउट डिफरेंट स्टेट्स की वहाँ क्या चल रहा है, जिसमें वो उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है वहाँ अच्छा काम चल रहा है, दो ही इज टेंटेड। और जो बात आपने कही कि उसको वीज़ा नहीं दिया, वीज़ा नहीं दिया कोई ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू जजमेंट की वजह से नहीं दिया। वहाँ का कानून ही एक है, अमेरिका में कानून है कि कोई आदमी जिसका नाम उस चीज़ में आता है, जेनोसाइड या इस तरह के केसेस में जिसका नाम संलिप्त होता है, उसको अमेरिका वीज़ा नहीं देती है। लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वहाँ भी गुजरात का प्रोग्राम होता है, वो बड़े बड़े स्क्रीन लगा देते हैं, मोदी जी गांधीनगर से ही भाषण देते हैं और अमेरिका के लोग ताले बजाते हैं। और अमेरिका से बहुत सारी कंपनियां गुजरात में काम कर रही हैं। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसको अननेसेसरी जो है इसको तूल देना नहीं चाहिए। एक दूसरी बात कि जब आपने एक तो पढ़ा नहीं मीडिया ने, और वो नंबर 1 नंबर 2 बिना का गीतमाला जो है वो चालू कर दिया इन लोगों ने। दूसरी बात, जब कि प्रधानमंत्री की का मसला क्या है, क्या कांग्रेस की कमेटी ने कोई रिसर्च किया हिंदुस्तान में आके, या कोई खुफिया एजेंसी ने बताया उनको? किसने बताया? वो रिपोर्ट किस बना में तैयार हुई? तो हमारे मीडिया के लोग जो हैं वो, मैंने कहा, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। कहीं एक दो जगह पे हमने मेंशन देखा था कि जहाँ पे सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में टू बी राइट कि जिन्होंने बताया कि भाई वो सोर्स क्या है। मैं आपको बताता हूँ सोर्स क्या है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये बेवकूफ़ी है कि मोदी पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। ये कंक्लूजन ये जो कांग्रेस की कमेटी ने लिया है 2 आर्टिकल के आधार पे। एक गीता आनंद का आर्टिकल आया न्यूयॉर्क टाइम्स में, नहीं सॉरी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, कि जिसका हेडिंग था कि जिसमें मोदी के बारे में उसमें लिखा हुआ था ये जो है वो फरवरी 23, 2011 वो। और दूसरा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल को आधार बनाया इन्होंने, और दूसरा आर्टिकल जो है हिंदुस्तान में जो आउटलुक मैगजीन आती है उसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करण साकी के एक आर्टिकल के ऊपर। ये 2 आर्टिकल के आधार पे उन्होंने ये कह दिया। इसका मतलब है कि उसमें कोई नई बात नहीं है, तो ऑलरेडी छपी हुई चीज़ थी, उसको उन्होंने वहाँ से कट पेस्ट करके अपने इसमें डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से मूर्खता है यूएस रिपोर्ट बनाने वालों की भी, कि प्रधानमंत्री का कंटेंडर कौन होगा। एक तो हिंदुस्तान में वो सिस्टम नहीं है। कौन आदमी जानता था अटल बिहारी वाजपेयी के समय कि अगला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होगा? ये देश तो ऐसा है जो मनमोहन सिंह को ही खुद मालूम नहीं था कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
वो तो सोनिया जी हाँ, अगर उन पर मैं मेहरबान ना हुई होती। ये इस देश की राजनीति को ये अमेरिका के लोग नहीं समझ सकते। बिल्कुल ठीक आप मुझे ये बताइए, देवगौड़ा को क्या मालूम था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? वो आके गुजराल, सही बात है। आगे गुजराल को क्या कभी उन्होंने सपना में भी सपना आया हो कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बन गए। और उसको और हमारे सीधे सच्चे मासूम अब्दुल कलाम साहब, वो प्रेसिडेंट बन गए बेचारे, वो सोच भी नहीं, वो बेचारे एक सीधे बहुत ही इनोसेंट और पर्सन है। जो ये तो देश ऐसा है, और जो बनना चाहता है, जिसको मालूम है कि मैं एक न एक दिन बनूंगा, नहीं लाल कृष्ण नहीं, अडवाणी जी को ये नहीं पता मैं बनूंगा, जो कभी नहीं बन पाए। और पता नहीं आगे बेचारे खैर अब क्या बनेंगे, लेकिन नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है, देखिए उनकी। ये बात नहीं कह सकता, ही इज अ फाइटर। आंखों में तो दम है, यूं कह लीजिए। हाँ, लेकिन अगर हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। लेकिन एक बात तो है, ये तो सैल्यूट करना पड़ेगा आडवाणी जी को जी, कि इस उम्र में भी ये सब हिम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक, पार्टी वाले खींच रहे हैं उनको पीछे। सही बात है। तो ये चीज है। देखिए, आडवाणी जी को ये पता है कि इस वक्त बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर, सबसे स्ट्रांग लीडर वही हैं, तो इसलिए वो बेचारे दावेदार तो बनते हैं। देखिए, अब नितिन गडकरी की उसी अमेरिकन रिपोर्ट में आपने नितिन गडकरी के बारे में पढ़ा होगा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ। मैंने आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, उनका डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है, मोस्ट वेलकम। आडवाणी जी को ये भी करना चाहिए कि आडवाणी जी ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और इस देश को सुधारने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर मनीष इस वक्त आपने, और अगर ये काम करेंगे वो, सही बात है, वो ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे। और देखिए, बिल्कुल आपने वही बात की, अगर अन्ना हजारे ये कह दें कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सब कर रहा हूं, तो उनकी उस जज्बा खत्म हो जाएगा। वो एक चीज है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और मैं इसके साथ भी मैं कह दूं, आडवाणी जी के बारे में ये बात हम बोल रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के में बोल देते हैं, क्योंकि हमारा काम है। नहीं, हमारा तो काम है, लेकिन खैर उनकी रिस्पेक्ट तो हमारे दिल में, ऐसी बात थोड़ी है। आडवाणी जैसा लीडर सही किसी भी देश में, हिंदुस्तान ही नहीं, किसी दुनिया के किसी भी देश में बहुत रेयर बन पाते हैं। होल हिस्ट्री, आडवाणी जी हैं, अटल जी हैं, हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे, ये कोई इन लोग पलने पे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आडवाणी जी को देखिए, वो पाकिस्तान से वो छोड़ करके हिंदुस्तान आए और नई जिंदगी उन्होंने शुरू की, हैव रीच्ड टू दिस लेवल। तो सब ग्रेट, मैंने ऐसी जिंदगी है कि जिससे हम लोग सबको इंस्पायर होना चाहिए। खैर, वो अलग स्टोरी है। आपने एक बात कही गडकरी के बारे में, अमेरिकन रिपोर्ट में भी पढ़ रही थी ना, तो नितिन गडकरी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि मेरी थिंकिंग बिल्कुल अलग है उनके बारे में। देखिए, गडकरी जी इज नॉट अ लीडर। आप मिस्टेक कर जाएंगी अगर गडकरी जी को आप लीडर मान लें। सही बात है। यू हैव टू डिफरेंशिएट। एक वैसा व्यक्ति जो प्योर ऑर्गेनाइजेशनल आदमी है, और एक जो लीडर होता है। लीडर वो जिसके पीछे आदमी है, और संगठन का व्यक्ति वो होता है जो संगठन चलाने का व्यक्ति होता है, जो एक किसी भी संगठन को मैनेज कर सकता हो। तो गडकरी जी को एक संगठन का आदमी मैं मानता हूँ, कुछ संगठन चलाने की क्षमता है, और बहुत ही, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बीजेपी के दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है उन लोगों के साथ, एंड दे से दे आर वेरी हैप्पी। गडकरी बेशक वो जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन ना लेते हो, या पॉलिटिकल उनके पीछे वो कहीं खड़े हो जाए तो सुषमा जी का पूरा, सुषमा जी इज ए लीडर, आडवाणी जी इज ए लीडर, अब उमा भारती जी इज ए लीडर, नरेंद्र मोदी इज ए लीडर। तो वो लोग हैं कि वो लीडर हैं, जहाँ पे मासेस जो उनको सुनने के लिए आते हैं, ये ही इज अ प्योर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन। तो ये एक चीज है। एक और, अब गडकरी जी के बारे में आपने बता दिया, तो दूसरे राजकुमार साहब के बारे में भी बात कर लें। जी करिए। उस रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी इसलिए जो है बिल्कुल निगेटिव रिपोर्ट दे रही है, क्योंकि कुछ मैंने यही इस तरह के कांग्रेसनल रिपोर्ट्स को लेकर के कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, बहुत सारे लोग उसकी दुहाई देकर के पहले भी बहुत इतिहास में बहुत अलग अलग कारनामे किए हैं इन लोगों ने, लेकिन इस बार जरा सा जो है उस रिपोर्ट में राहुल गांधी के बारे में बहुत ही निगेटिव कमेंट आया। हाँ, उसमें मैंने पढ़ा है। उसमें जो लिखा हुआ है उसमें यह कहा गया है कि भाई कि 2014 के चुनाव में
ये व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। लेकिन बड़ा ही उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं बता देती हूँ, वर्ड है भूल चूक करने वाला बंदा है वो, भूल चूक करने वाला। वो भूल चूक लफ्ज़ मुझे बड़ा, भूल चूक नहीं नहीं, इसमें भूल चूक सारे अखबारों ने वो रिपोर्ट गलत किया है वो भूल चूक नहीं, यानी वो गैफे का जो मतलब जो है, जी। द वर्ड इज गैफे, जी, कि वो बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, तो भूल चूकी हुई डॉक्टर मनीष के तो बेचारा ये कभी कुछ गैफे बोल देता है। वो सही उसका ये जो है वो मतलब, बट इम्पोर्टेंटली इस भूल चूक और ये गैफे से अलावा राइट। जो उसमें वो निकाला गया है कि दिस मैन इज नॉट इवन कैपेबल ऑफ लीडिंग द पार्टी। तो ये एक जो है बड़ा ही नेगेटिव सा कमेंट आया है, ये बड़ा ही नेगेटिव सा कमेंट आया है। वैसे मैं एक दिन पढ़ रहा था, बहुत ही हाई प्रोफाइल राइटर हैं इंडिया टुडे में, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक आर्टिकल, एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल था जिसमें राहुल गांधी को बहादुर शाह जफर से तुलना किया गया था, और उसमें यह भी कह दिया गया था कि दो डिफरेंसेस हैं बहादुर शाह जफर और राहुल गांधी में, कि बहादुर शाह जफर जो है बहुत उम्दा शायर थे जो राहुल गांधी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के पास एक निहायत ही समझदार सिस्टर है जो बहादुर शाह जफर के पास नहीं थी। सो देयर आर क्लेमरिंग, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सेक्शन में, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास माँ भी नहीं थी, तो पॉलिटिकल सिस्टम उनके पास तो इतनी स्ट्रांग माँ है जो सिर्फ कंधे पे हाथ रख के बिना ही काम चलवा सकती। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सर्कल में ये बात लोग चर्चा करते हैं कि राहुल की जगह प्रियंका वडेरा को अगर कांग्रेस पार्टी सामने लाती है तो पॉलिटिकली भी, यू मीन शी हैज मोर लीडरशिप क्वालिटीज ना? यस, ये जो है ये आम बात जो मुझे लगता है कि मुझे मासेस की जो राय है, मासेस की नहीं, जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं, जो दोनों को जानते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, उनका ये मानना है कि प्रियंका गांधी इज मच मैच्योर्ड, क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के भी भाषणों को लिखती थी, सोनिया गांधी के भी भाषण को लिखती है। बिना प्रियंका गांधी के उस भाषण को पढ़े हुए सोनिया गांधी के पास वो कागज नहीं जाता जिसको वो पढ़ती हैं। वो तो ये आप समझिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सारी इसका मतलब सारी आइडियोलॉजी जो है वो प्रियंका गांधी की है पीछे से, ये तो बात ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज जो है लोग कहते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा समझदार है। तो ये कांग्रेस की जो रिपोर्ट आया है कि वो जो है बिल्कुल माने पार्टी को जो है वो ढंग से वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को किस तरह से करेंगे, तो ये कुल मिला करके तो ये मसला है। लेकिन एक पेच है इसमें, वैसे अमेरिका की रिपोर्ट क्या कह रही है उसमें कोई सच्चाई उच्चाई है नहीं। उन्होंने दो अखबार के दो आर्टिकल्स को पढ़ के उन्होंने अपने इसमें डाल दिया, एक अनुमान लगा दिया। जैसा कि मैंने कहा, हिंदुस्तान तो यहाँ की राजनीति बहुत ही अलग हिसाब से चलती है। जिसे प्रधानमंत्री बनना होता है उसको लास्ट मिनट तक मालूम नहीं होता है, और ये तो कहानियाँ नहीं, तो लंबी लंबी कहानियाँ हैं बहुत। और जिसको लगता है कि भाई मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, उसका लास्ट मिनट में पत्ता जो है कट जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है एक, इसके ऊपर अखबार ने चर्चा कर दिया, लेकिन अखबारों को, मीडिया को ये भी बताना चाहिए कि भाई ये कांग्रेस रिपोर्ट जो है कोई रिसर्च, को CIA की रिपोर्ट नहीं कि अंदर खाने का और रिसर्च किया हुआ कोई जो है लोगों से चर्चा की जाए, इतनी चर्चा की जाए। सही बात है। तो ये है। मैं एक बात और, एक खबर पे और आना चाह रही थी, जो मोदी और संजीव भट्ट आमने सामने, क्या थोड़ा सा उस पर बात करना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ, बताइए। संजीव भट्ट ने बाकायदा पूरा एक लेटर लिखा है मोदी को, उन्होंने उसमें ये कहा है कि आप जिसको जीत समझ रहे हैं वो दरअसल आपकी हार है, और आप इस निर्णय को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। संजीव भट्ट ने कहा है मोदी को कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये निर्णय आपके फेवर में नहीं गया है, आपके खिलाफ गया है एक तरीके से। अब आप जब लोअर कोर्ट में पेश होंगे और जब वहाँ पर आपका ये मुकदमा चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना गुजरात जो है वो आपके अगेंस्ट है। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी संजीव भट्ट के। तो संजीव भट्ट की बात को मैं तो बताया ना जी कि सस्पेंड हो चुके हैं, तो रिजाइन भी कर देंगे। मुझे लग रहा है कि आदमी चुनाव लड़ने वाला है। कांग्रेस में कोई आदमी दे आर नॉट एबल टू टेक ऑन, जैसे दिग्विजय सिंह जो है
वो भी बोले भाई मैं गुजरात की राइट की बातचीत जो है, गुजरात में दंगे के सवाल पे जो है राजनीति नहीं करेंगे। तो दीज आर द पीपल हु विल फाइट अगेंस्ट मोदी। मोदी के खिलाफ कोई तो कांग्रेस के लोग बोल नहीं रहे हैं, तो ये लोग फाइट करेंगे। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर है, ये थोड़ा सा नेतागिरी में ज़्यादा इनको जो है मज़ा आ रहा है। वही वाली बात है जो आपने कहा था कि चूंकि अभी he is- रिटायर हो गए because हैं तो आपको आगे कुछ चाहिए। ये बिल्कुल ये अक्षम्य है, हम्म। ये बिल्कुल अक्षम्य है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उस मीटिंग में रहे जहां मुख्यमंत्री ये कहे कि लोगों को मरने दो, और वो आदमी जो है वो ऑर्डर पास करता हो और वो बाहर आकर के मीडिया को बोलता नहीं हो, या फिर आगे अपने सीनियर्स को नहीं बताता हो। सबसे बड़ा मुजरिम वही है। तो ये जो है इससे बड़ा मुजरिम ये कोई नहीं। संजीव भट्ट जैसे लोगों को ऊपर कोई सिंपैथी होनी नहीं चाहिए। रीज़न, ये लोग ज़्यादा राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हैं। ये कहाँ से क्या प्ले कर रहे हैं कोई, क्योंकि ये देखिए इनसे तो एक सवाल, इनको तो कोई किसी आदमी को पीआईएल कर देना चाहिए कि दिस मैन शुड बी पुट इनटू जेल। रीज़न कि इन्होंने जो कस्में खाई आईपीएस ऑफिसर बनने के समय, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। इन्होंने जिस कसम के साथ जिस ड्यूटी को निभाने के लिए वो गुजरात इनको भेजा गया, और आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर वो केंद्र के नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं। दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो वहां पे जाकर के ये आदमी अगर ऐसा काम कर रहा है तो इनसे ये पूछना चाहिए था कि तुम जब मीटिंग में बैठे हुए तो मीटिंग से बाहर आकर के तुमने क्यों नहीं ये सब बात कही। आज इतने साल बाद तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है और ये चिट्ठी लिख रहा है। और चिट्ठी तो लिख रहा है। चिट्ठी किस लिए लिख रहा है? चिट्ठी इसलिए लिख रहा है क्योंकि आप हम जैसे लोग इसको डिस्कस करें। ये सामने आए वो और फिर- चिट्ठी अब वे सही बात है। हर जगह मीडिया में आए कि ही इज द ओनली लोन फाइटर। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये दो जम्मू कश्मीर से जिन लोगों ने, 2 लड़कों ने मेल भेजे, 2 और लड़कों को जिनको पकड़ा गया है, क्या कहीं से इनका सच में लिंक निकला है, या ये बिल्कुल वही पकड़ धकड़ है जो एक आम तौर पर खानापुरी के लिए की जाती है? ये कहना थोड़ा सा मैं इसलिए पूछना चाह रही थी। ये कहना थोड़ा अर्ली होगा, क्योंकि जो इतिहास जो रहा है हिंदुस्तान में पुलिस का, अब जैसे मालेगांव हुआ जी, या समझौता ब्लास्ट भी हुआ, तो पहले तो इन्होंने लश्कर तोयबा और ये और वो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, पकड़ भी लिया, बंद भी कर दिया। फिर बाद में दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो असीम आनंद वगैरह पकड़े गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इट इज़ टू अर्ली टू से, ये अपना पकड़ धकड़ कर रहे हैं, ये कोई माने कन्विक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये खुद नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हमको जो है सबूत मिल गया। तो उस पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। एक और खबर पे हम जाना चाह रहे थे। जी बताइए। जो आईआईटी का मामला है। हाँ, आप कह रहे थे कि बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। कि आईआईटी के स्टूडेंट्स से उनके ऊपर जो खर्च किया गया जो पैसा है जी, उसको वापस लेंगे सरकार जो है वापस लेगी जी, किस्तों में। जी। और सारा पैसा देना ही है तो 10, और जहाँ पे एडमिशन भी मुश्किल से होगा, जहाँ पर वो बाकायदा पूरा अपना प्लान के तहत आएंगे और उसके बाद उनको यकीन भी नहीं है कि एडमिशन मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से लोग बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो फिर वो दूसरी जगह क्यों नहीं जाएंगे? दूसरी जगह नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, और दूसरे भी तो प्राइवेट इदारे। नहीं, प्राइवेट इदारे क्यों आए? मैं ये बोल रहा हूँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार फेल हो गई। How much money do you spend on education, and especially on higher education? I am asking very simple question कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को क्या उठा करके फेंक दिया जाए इस देश में? ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये सब शिक्षा अभियान घोटाले से भरा पड़ा हुआ है। पूरा आप लूट मची हुई है। लूट मची। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो है, लेकिन हायर एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो? आप हायर एजुकेशन में सब कुछ आपने प्राइवेट, अमेठी देखिए, अमेठी को आप जाकर के देखिए, ऐसा लगता है कि स्वर्ग है। सरकारी कॉलेज को देखिए तो ऐसा लगता है कि कौन से नरक में आप चले आए हो। तो अब तो आप मामला, गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी स्कूल कॉलेज में कौन पढ़ना चाहता है? हाल ही खराब है उसका। तो कपिल सिब्बल साहब को, एजुकेशन की मैंने कहा ना, बात कर गई थी, वो भी ख्वाब है अब। कपिल सिब्बल साहब मनमोहन सिंह की जो रणनीति है और जो उनकी नीति है, जब वो एजुकेशन को बेचना ही चाहते हैं, दे वांट टू कॉम्पीट विद अमेठी। सरकारी इंस्टीट्यूशन को जो है वो पहले तो आपने अमेठी को पैर रखने दिया या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पैर रखने दिया, उसके बाद फिर वो उनको जो है बढ़ने का फल फूलने दिया, उस पर जो है आपने सहूलियतें दी, सब कुछ उसको करके दे दिया, और अब आप जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हो। आप कर क्या रहे हो?
और ऊपर से आप घोटाला करोगे। ये तो मैं ये कह रहा हूं जी। कि ये हायर एजुकेशन का पूरा आईटी का सिस्टम सुधर जाए। अगर आप ये जो 2G, जहां मंत्री जी बैठे हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम मामले में जो 1,76,000 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, वो पैसा को आईटी के इंस्टीट्यूशन में लगा दे तो पूरी तो कंट्री पूरे का पूरे youth ही सुधर जाए। नहीं, पूरे जीवन भर जो है यूपी उसके सिर्फ सूद के पैसे से सही बात है। सारा आईटी अपने आप चलने लगेगा, किसी को कुछ देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो देश है। हाई लॉजिकल 2-3 उन्होंने जो है कमेटी बना करके, वो कमेटी में पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख दिया जाता है, वो खुद से उल्टा पुल्टा काम कर देती है। आई थिंक ये तो हालांकि सरकार ये कर रही है, बट आई नो कि देर आर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस देश के अंदर में, देर आर पीपल, दे विल फाइट इट आउट इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाते ही इसको उठा करके सारे पॉलिसीज को उठा के फेंक दिया जाएगा। तो चलिए अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं डॉक्टर मनीष, और ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। और अपने इस प्रोग्राम में जिस तरीके से हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि 14 साल तक के बच्चे की जो एजुकेशन है, यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मिडिल तक 6, 7, 8 तक, ये आपके बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जिस पर आपका पूरा राइट है। अगर कहीं आपको ये राइट नहीं मिलता तो आप उसके लिए RTI का सहारा ले सकते हैं, आप उसके लिए अपने हक को मांग सकते हैं। स्कूलों में जाइए और उस तरीके से आप वो सहूलत की डिमांड कर सकते हैं। और एक बात आपको चलते चलते मैं बता देना चाहती हूँ कि पेट्रोल 3 रुपये के से 5 रुपये तक शायद फिर महंगा हो जाएगा, और जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर से आपकी रसोई पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये मैं कोई बहुत ही अच्छे नोट के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो आपको और हमको जाहिर है सभी को सहना पड़ता है। तो लीजिए ख़त्म करते हैं आज का अपना ये ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।